हाउ आर यू। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, लास्ट क्लास हमारा था इग्नियस रॉक्स का। टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बताऊं बात कि टीचर कभी बुक नहीं हो सकता, बुक कभी टीचर नहीं हो सकता। देखिए, बहुत सारे फिगर्स आपको इसमें देने चाहिए, जैसे इग्नियस रॉक्स में भी, जिसमें आप कुछ किताब को कंसल्ट कीजिएगा, उसमें बहुत सारे फिगर्स आपको मिल जाएंगे। आप उसको अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। लेकिन मेरा सिर्फ मतलब मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको इस तरीके से समझा दूँ, बता दूँ कि आप बातों को समझ जाएं। उसके बाद तो उसको आप कितना ऑर्नामेंटिक तौर पे आप उसको तैयार कर सकते हैं, अपने नोट्स को कितने ऑर्नामेंट पहना सकते हैं, ये आपके हाथ में है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है सेडिमेंट्री रॉक्स, और मैंने इसमें इतने सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। ठीक है, मैं बारी बारी से बता देता हूँ। पहला टॉपिक है हमारा कि सेडिमेंट्री रॉक्स होता क्या है। सेकंड, सेडिमेंट्री रॉक्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हम दो तरीके से करते हैं, एक तो संरचना के आधार पे और सेकंड उत्पत्ति के आधार पे। अगर संरचना के आधार पे करते हैं तो दो बनते हैं इनके, एक प्राणीज अथवा जैव अवसादी चट्टानें, जिसको हम ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और सेकंड अप्राणीज अथवा निर्जैव मतलब इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो उसमें चूना प्रधान अवसादी चट्टानें मतलब कैलकैरियस सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है, क्या होता है। फिर उसके बाद कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें मतलब कार्बोनेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स। और थर्ड है रासायनिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टान मतलब केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, जो वो है इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसका दो टाइप हुआ, बालू प्रधान मतलब एरेनेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स, और दूसरा चीका प्रधान मतलब एर्गिलेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है 5 पार्ट में, जैसे समुद्री चट्टानें, नदीकृत चट्टानें, सरोवरीय चट्टानें, वायुड़ चट्टानें, हिमनदीय चट्टानें। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि समुद्री चट्टानें को मेराइन और एक्वस रॉक्स कहते हैं, नदीकृत चट्टानें को रिवराइन रॉक्स कहते हैं, सरोवरीय चट्टानें को लैकस्ट्राइन रॉक्स कहते हैं, वायुड़ चट्टानें को एओलिन रॉक्स कहते हैं, और हिमनदीय चट्टानों को ग्लेशियल रॉक्स कहते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं, अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व क्या होती हैं, ये हमारा अंतिम टॉपिक होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होता है। समूहन का मतलब इंटीग्रेशन, आपस में बिल्कुल आके सिमट जाने से, कॉम्पैक्ट हो जाने से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। यह शब्द सेडिमेंट्री जो है लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है नीचे बैठना मतलब सेटिंग डाउन। वास्तव में चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। यद्यपि अवसादी चट्टानें भूपर्पटी के पूरे आयतन का केवल 5% ही बनाती है, तो भी ये पृथ्वी के स्थल मंडल के 75% भाग को घेरे हुए है। इसका तात्पर्य यह है कि ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों की तुलना में बहुत ही कम है, परंतु पृथ्वी के तल पर वे विस्तृत रूप से फैली हुई है। संक्षेप में, अवसादी चट्टानें अपने महत्व को केवल विस्तार तक ही सीमित रखती है, न कि भूपृष्ठ की गहराई के लिए। इंट्रोडक्शन में आप इतना जरूर लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि तलछटी चट्टानें उन पदार्थों से बनती है जिन्हें अनाच्छादन के साधन जैसे नदी, हिमनदी, वायु आदि निम्न प्रदेशों में एकत्रित करते हैं। निम्न प्रदेश मतलब धंसा हुआ प्रदेश, जिधर स्लोप है। अनाच्छादित पदार्थ को तलछट कहते हैं। यह तलछट परत, जिसको कहते हैं स्ट्रेटा और लेयर,
के रूप में एकत्रित होता है। इस प्रकार एक परत के ऊपर दूसरी परत बिछ जाती है। कालांतर में ऊपरी दबाव के कारण यह तलछट सख्त हो जाता है, स्थूल हो जाता है और एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसे तलछटी या अवसादी चट्टान मतलब सेडिमेंट्री और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं। पीजी वार्सिस्टर ने बड़े अच्छे से 2-3 लाइन में इसको बताया है कि अवसादी चट्टानें, जैसा कि इस शब्द से विदित है, वे चट्टानें हैं जो मुख्यतः उन प्राचीन चट्टानों तथा खनिजों के टुकड़े से बनती हैं जो कि पूरी तरह से संगठित हो जाती हैं और परतों में जम जाते हैं। अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स, एज द सेडिमेंट implies, are composed largely of fragments of older rocks and minerals that have been more or less thoroughly consolidated and arranged in layer or strata। ठीक है। अब आ जाइए जैसे कि अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण, ये हमारा क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। देखिए, अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण अगर हम करें तो 2 वर्गीकरण निकलता है, संरचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो संरचना के आधार पर यदि हम चलें तो बनता क्या है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स फर्स्ट। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। इन चट्टानों का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है। समुद्र में करोड़ों जीव जंतु रहते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात इसके अस्थिपंजर अथवा ढांचे समुद्र के नीतल पर धीरे धीरे निक्षेपित होते चले जाते हैं। अवसादी चट्टानों का इस तरह से निर्माण होता है। इनमें यूनेट की मात्रा अधिक होती है, जिससे उन्हें चूना प्रधान अवसादी चट्टान कहा जाता है। मतलब कि इस अवसादी चट्टान में CaCO3 की मात्रा अधिक होगी। तो चूने का पत्थर मतलब कि CaCO3, चाक खड़िया, सेल खड़ी, डोलोमाइट ऐसे ही चट्टानें हैं। उष्णकटिबंध के समुद्रों में रहने वाले प्रवाल के अस्थि पंजरों से प्रवाल भित्तियां तथा प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में हमारे इंडिया में लक्षद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न बॉर्डर जो बनाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो इन्हीं बात को बतला रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें मतलब कार्बोनेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स, जो इसी का पार्ट है। तो इन चट्टानों में कार्बन तत्वों की प्रधानता होती है। इन चट्टानों का निर्माण वनस्पति तथा जीव जंतुओं के मिट्टी के नीचे दबे होने से होता है। फिर है इसका तीसरा पार्ट, रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानें। मतलब कि इस तरह से आप चूना प्रधान अवसादी चट्टानें, जो कि संरचना के आधार पर प्राणीज अथवा जैव अवसादी चट्टानें का एक टाइप था, वो आप समझें। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको लक्षद्वीप का, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं कि ये नेचुरल माउंटेन है जो कि चांद से हमें दिखता है। चलिए बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, हम जानते हैं हमें बहुत कुछ बोलना है और समय पर बोलना है, इसे जल्दी ख़त्म भी करना है। सेकंड है हमारा कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें, जिसको कार्बोनेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इन चट्टानों में कार्बन तत्वों की प्रधानता होती है, जैसा कि इसका नाम है। इन चट्टानों का निर्माण वनस्पति तथा जीव जंतुओं के मिट्टी के नीचे दबे होने से होता है। कार्बोनिफेरस युग में विस्तृत क्षेत्र में उगे हुए वनों की पेड़ों की पत्तियां, टहनियां, तने तथा जड़ें दलदलों में दब गए। कालांतर में ये पदार्थ अंशतः सड़ गए। कार्बन के अतिरिक्त इनके अधिकांश तत्व नष्ट हो गए। ये एकत्रित पदार्थ ऊपर के दबाव तथा नीचे के ताप के कारण कोयले में परिवर्तित हो गए। दबाव तथा ताप की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसमें सबसे खराब किस्म का पीट लिग्नाइट होता है, क्योंकि वो अभी अभी प्राकृतिक कारणों से जला है और अभी अभी वो केमिकली थोड़ा परिवर्तित हुआ है। पीट और लिग्नाइट कोयले के निर्माण की प्रथम अवस्था है, इसलिए इसको हम प्रथम अवस्था कहते हैं।
इनमें कार्बन की मात्रा मात्र 45% से कम होती है। बिटुमिनस कोयला इसके बाद बनता है, इसमें कार्बन की मात्रा 70% होती है, और बाद में एंथ्रेसाइट और कोक जो सबसे अच्छे किस्म का कोयला माना जाता है। फिर आ जाइए आप रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानें, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। सिंधा नमक इसका अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। जिप्सम तथा सोरा रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। इन पदार्थों के घोल का पानी जब वाष्पीकृत होता है, स्टीम बनता है, तब ये पदार्थ वहीं जमा होकर अवसादी चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। उष्ण प्रदेशों में बहने वाली नदियां जब इन पदार्थों को बड़ी मात्रा में झीलों तथा अंतः समुद्र में डालती है तो इन चट्टानों का निर्माण बड़ी तेजी से होता है। ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा है प्राणिज अथवा निर्जीव, मतलब कि इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम इसको पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स पर अगर ये आते हैं हम, तो फर्स्ट आता है बालू प्रधान। तो बालू प्रधान में क्या होता है, जिसको हम एरेनासियस शब्द से जानते हैं, जिसका अर्थ सैंड अथवा बालू होता है। स्पष्ट है इन चट्टानों में बालू की प्रधानता होती है। बलुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन इसका मुख्य एग्जाम्पल है। चीका प्रधान जो है दूसरा, जिसको एर्गिलेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं। एर्गिलेसियस शब्द लैटिनी भाषा के एर्गिल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्ले अर्थात चीका होता है। अर्थात इन चट्टानों में चीका की प्रधानता होती है। चीका के कण बहुत बारीक होते हैं, जिससे इन चट्टानों में छिद्र कम होते हैं, अतः ये चट्टान नरम, कमजोर तथा छेद रहित अरंध्र होती हैं। सेल तथा चूना पत्थर इनके प्रमुख उदाहरण हैं। अब आ जाइए उत्पत्ति के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। तो फर्स्ट आते हैं, इसमें हम रखते हैं समुद्री चट्टान, जिसको मेराइन और एक्वस रॉक्स कहते हैं। जब नदी स्थलीय भाग से समुद्र में प्रवेश करती है तो अपने साथ लाया हुआ तलछट समुद्र के नीतल पर बिछा देती है। सबसे पहले बजरी, फिर रेत तथा अंत में चीका बिछाती है और अधिक गहराई पर जीवावशेष मिलते हैं। निरंतर तह के ऊपर यह बिछती रहती है और तलछटी चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसको मैं आपको फिगर मैंने बनाया हुआ है, इसको फिगर के थ्रू शो करता हूँ। देखिए, समुद्र तल है, सी लेवल है, इधर से रिवर आकर के सेडिमेंटेशन कर रही है। जो बड़ा बड़ा पत्थर है, कंकड़ पत्थर, जिससे आपका सी बीच बन रहा है, उसके बाद उससे जो छोटा चूर्ण हो गया बालू के फॉर्म में, वो आप देख रहे हैं। अब वही बालू के फॉर्म से थोड़ा स्लोप लेकर और नीचे तक जाइए तो वहाँ आपको कीचड़ मिल रहा है। कीचड़ के नीचे प्राणीज निक्षेप जाता है। तो ये फिगर के थ्रू आपको बता दिया समुद्री चट्टानें कैसे कैसे फॉर्म हो रही है अवसादी फॉर्म में। जैसा कि मैंने बताया कि फिगर के लिए थोड़ा सा आप किताब को कंसल्ट कीजिए, इसमें आपको बहुत सारे फिगर्स मिल जाएंगे, जिसको आप कलेक्ट करके एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स देने के लिए, अच्छे तरीके से इवैल्यूएशन करने के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। मतलब मार्क्स लेना आपके हाथ में है, कैसे कैसे। और देखिए, इसमें ज्योग्राफी में आपको फिगर्स पर तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग के पास बहुत कम समय रहता है, कम समय में हमें अपने लेक्चर को क्लोज करने होते हैं, इसलिए बहुत सारे फिगर मैं आपको नहीं दे सकता। आप अच्छे अच्छे बुक के संपर्क में रहिए और उनसे फिगर निकालते रहिए। चलिए, धन्यवाद। आगे देखिए, फिर आ गया आपका नदीकृत चट्टानें, जिसको रिवराइन रॉक्स कहते हैं। ये दूसरा टाइप हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पे। रिवराइन रॉक्स का है, आप इसमें लिखिए कि नदियाँ उच्च प्रदेशों में अपरदन करने के पश्चात निम्न प्रदेशों में तलछट का निक्षेप करती हैं, जिससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार की चट्टानें बाढ़ के मैदानों में विशेष रूप से
पाई जाती है। थर्ड है सरोवरीय चट्टानें। सरोवरीय चट्टानें मतलब कि लैकस्ट्राइन रॉक्स। ये चट्टानें सरोवरों अथवा झीलों के तल पर तलछट के जमने से बनती हैं। यह तलछट झीलों में गिरने वाली नदियों या वायु द्वारा जमा किया जाता है और निरंतर जमाव से झीलों की तलछटी उथली होती चली जाती है ना। उथली मतलब थोड़ा सा ऊपर की ओर उठी हुई और कम गहरी। निरंतर जमाव से झीलों की तलछटी उथली होती जाती है और अवसादी चट्टानों का निर्माण होता चला जाता है। नेक्स्ट है वायुड़ चट्टानें, जिसको हम एवोलिन रॉक्स भी बोलते हैं। तीव्र गति से चलने वाली वायु बहुत सी रेत मिट्टी अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और गति मंद पड़ने पर उस रेत मिट्टी का निक्षेप कर देती है। यह मिट्टी जमकर कठोर चट्टान का निर्माण कर देती है, जिसे हम वायुड़ कहते हैं। चीन की लोएस मिट्टी इसका प्रमुख उदाहरण है। चीन की लोएस मिट्टी एक्चुअली मैं बताऊं कि यह चीन के नॉर्दर्न पार्ट मंगोलिया से लगा हुआ रीजन में ये लोएस का मैदान मिलता है और जब कभी उधर से हवाएं चलती हैं तो वो लोएस के मैदान की मिट्टियाँ जो कि पीले रंग की होती हैं उसको उड़ा करके चाइना के साउथ ईस्ट में चाइना सी में गिरा देती हैं और इसकी वजह से वो चाइना का वो सी जिसका नाम पित्त सागर या पीला सागर भी है, उसका पानी का रंग पीला हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया वायुड़ चट्टानें और इसका एग्जाम्पल चीन की लोएस मिट्टी जिसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है हिम नदीय चट्टानें मतलब ग्लेशियल रॉक्स। ये चट्टानें हिम नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनती है, जैसा कि इसका नाम है। इन्हें हिमोड़ कहते हैं। इनमें गुलास मृत्तिका तथा अन्य आकारों के अवसाद मिलते हैं। ऐसी चट्टानें उत्तरी यूरोप के मैदानों में पाई जाती हैं। कुछ चट्टानों का निर्माण यांत्रिक विधि से भी होता है, मैकेनिकल मेथड से। मिट्टियाँ और बालू मुख्यतः दबाव के कारण सुदृढ़ होकर के चट्टानों का निर्माण करते हैं, जबकि कांग्लोमेरेट तथा ब्रेसिया गारे द्वारा जकड़े जाने पर बने अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। समुद्री किनारों अथवा नदी तल के गोल चिकने रोड़े जब किसी गारे द्वारा जकड़े जाने पर आपस में बंध जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, तो इसे कांग्लोमेरेट कहते हैं। जब यही रोड़े गोल न हो करके नुकीले होते हैं तो उनको ब्रेसिया का निर्माण मतलब कि उनको ब्रेसिया कहा जाता है या ब्रेसिया का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं। सिंपल है, इसमें परतें होती हैं। ये छिद्रमय होता है, सरंध्र होता है, नरम होता है, जीवाश्मय होता है, रवे रहित होते हैं। तो रवा कहाँ होता है? रवा आपका इग्नियस रॉक से मिलता है। तो ये सब पॉइंट हो गए अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। और फिर अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको इग्नियस रॉक्स वाले चैप्टर में बतलाया था। आप इसी तरह से इसमें भी ये पॉइंट रखें कि अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो अवसादी चट्टानों में आर्थिक महत्व वाले खनिज आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा तो कम पाए जाते हैं, परंतु लौह, अयस्क, फास्फेट, इमारती पत्थर, कोयला और सीमेंट बनाने वाले पदार्थों के स्रोत अवसादी चट्टानों में ही हैं। खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। बॉक्साइट, मैग्नीज, टीन आदि खनिजों के गौण अयस्क भी अवसादी चट्टानों में ही मिलते हैं। काफ़ी रिच मिट्टी है, चट्टान है। बहुत सी उपजाऊ मिट्टियाँ भी अवसादी चट्टानों से बनती हैं। गंगा सिंध का मैदान अवसादी जमाव से ही बना है। भारत के उत्तरी तथा तटीय मैदान में चिकनी तथा दोमट मिट्टियाँ अवसादी चट्टानों के ही देन हैं। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश और बिहार, उड़ीसा के बलुआ पत्थर सब इसी के एग्जाम्पल हैं। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। मुंबई के पश्चिमी सागर तथा अनेक नदी घाटियाँ एवं डेल्टाओं की अवसादी
चट्टानों में तेल के विस्तृत भंडार मिले हैं और आगे भी मिलने की संभावना है। तो दोस्तों बताएं कैसा लगा आपको, और थोड़ी मेहनत इसमें कर लें चैप्टर में, और जितने हो सकते हैं पिक्चर को आप इधर उधर से इकट्ठा करें और बताएं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ कि अगर कोई कंपटीशन में आपको मेरा कोई भी क्लास का 1% भी काम अगर आ गया तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।